नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिवाली से पहले किसानों की लॉटरी लगी हुई है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपए की 12वीं किश्त जारी की थी। इसके बाद फिर एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का आगाज और अब केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मसूर पर 500 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई। इसके अलावा सरसों पर 400 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं पर 110 रुपये प्रति क्विंटल, जौ पर 100 रुपये प्रति क्विंटल, चना पर 105 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। सूरजमुखी की बात करें, सूरजमुखी पर 209 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। बताया गया है कि कुल 6 से 9% के बीच फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। किसानों के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है और इस बार हमने देखा था कि मौसम की मार में किसानों को काफी नुकसान हुआ। अब इस फैसले से सरकार के एमएसपी को डबल करने की रणनीति को भी रफ्तार मिलेगी, हल्की ही सही। बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें रबी की फसलों की एमएसपी की भी मंजूरी शामिल रही। छू रहे हैं, उसके बावजूद भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में भी देखेंगे यूरिया में लगभग 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी के रूप में दिया गया है। और जैसा पिछले कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70-80 रुपये में तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 5-6 रुपये तक ही किसानों को खाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि भी करोड़ों किसानों को लगभग 2.16 लाख करोड़ अब तक दी जा चुकी है। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। शिवराज जी के आने के बाद जो कि किसान पुत्र हैं, किसानों का दुख दर्द सब समझते हैं, उनके हर पीड़ा में उनके साथ में खड़े रहते हैं, हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। और इस बार भी ये जो फसलों के दाम बढ़ाने का निर्णय है, निश्चित तौर पर ये दिवाली के मौके पर किसानों को एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा तोहफा है और किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। अब एमएसपी की कुछ फसलों की लागत बढ़ा के, समर्थन मूल्य बढ़ा के वो ये बताना चाहते हैं कि हम किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वादा तो आपने किसानों की आय दोगुनी का किया था। छोटे से ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ये जो राशि बढ़ाई है इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। किसानों की आय दोगुनी करना है, किसानों को कर्ज के दलदल से निकालना है। तो कांग्रेस की जो कर्ज माफी की योजना की उसको प्रारंभ करना चाहिए सरकार को। किसान को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना चाहिए और किसान की जो लागत जो दोगुनी हो गई उसकी वजह उसकी आय दोगुनी को लेकर कदम उठाना चाहिए। तो सरकार कोई फैसला करे उस पर सियासत ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। और अधिक चर्चा के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया इस समय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, देखा है हमने कई दफा और होता भी यही आया है कि सियासत के केंद्र में किसान रहा ही है। चाहे एमएसपी की बात हो या 3 कृषि कानून हो जिनको सरकार ने हालांकि वापस ले लिया, लेकिन सियासत के केंद्र में किसान रहा ही है। अब भले ही चाहे कांग्रेस उसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही हो। देखिए सुमित, केंद्र सरकार ने रबी की जो 6 फसलें हैं उनके दाम बढ़ाने का यानी एमएसपी जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हो और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों को ये पता है कि चुनाव में किसान जो है वो केंद्र बिंदु है। किसानों के मुद्दों को लेकर दोनों ही जो दल हैं वो आगे बढ़ते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया और कहा है कि 2022 तक केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही थी, लेकिन आय तो दोगुना नहीं हुई, लेकिन उनकी जो लागत है वो दोगुनी हो गई है। और हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हुई उससे कई इलाकों में फसलों को नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई की भी याद जो है वो कांग्रेस दिला रही है। कह रही है
कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, समय पर खाद नहीं मिलता है, उनको नकली बीज पकड़ा दिया जाता है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है कांग्रेस बीजेपी पर मुखर हो चुकी है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की तरफ गई थी ताकि किसानों को राहत मिल सके, उस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अब जो बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी इसको एक मास्टर स्ट्रोक करार दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों के हित में बात की जा रही हो, चाहे कल जिस तरीके से 6वीं जो राशि है वो एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के खाते में भेजी है, या दूसरे तरह के जो मुआवजे हैं या खाद बीज को लेकर भी जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उस सबको ये अपनी उपलब्धि बता रही है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों के को खेती को अगर लाभ का धंधा बनाना, उसकी दिशा में जिस तरह के प्रयास हो सकते हैं वो सारे किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इस सब में किसान को क्या मिल रहा है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हाल ही में अतिवृष्टि का शिकार हुआ, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान का है, उनका सामना करना पड़ा। और पिछले दिनों भी हमने देखा जिस तरीके से प्रदेश में बिल्कुल ठीक बात है शैलेंद्र की मौसम कोई भी हो, किसान हमेशा ही परेशान रहता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी कांग्रेस की और क्या कुछ दलीलें हैं वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आखिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला है केंद्र सरकार का, वो ईद के मुंह में जी रहा है? अजय जी देखिए सुमित जी, जिस तरह से भाजपा सरकार आने के बाद लगातार किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, चाहे खाद बीज हो, बिजली हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो, सभी कुछ लगभग दुगने हो गए। ऐसे में एमएसपी का 2, 4, 5% बढ़ना ये ऊंट के मुंह में जीरे के अलावा कुछ नहीं है। जिस तादाद में किसान की लागत बढ़ी है उसी हिसाब से किसान के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि होना चाहिए। आज किसानी पूरी तरह घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जगह जगहों पर किसान प्राकृतिक आपदाओं को भी झेल रहा है, उसमें भी भाजपा सरकार में किसी तरह का मुआवजा राहत नहीं मिल रहा है। और अब जो एमएसपी बढ़ाया है वो बहुत कम है, इसको लागत के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए, तभी किसान को कोई लाभ होगा। ठीक है अजय जी। आपके सियासी मित्र बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, अब देश प्रदेश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई आसमान छू रही है, शायद उस ऊंचाई की वजह से जो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी कुछ करना चाहती है वो महंगाई की ऊंचाई के सामने सभी बौने लगते हैं। पंकज जी, सुमित जी, जब भी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला होता है जी, तो उस फैसले के लिए ऐसा नहीं कि सरकार अनुमान के आधार पर चीजें करती है कि अच्छा लगा तो बढ़ा दिया। एक विशेषज्ञों की समिति होती है, कृषि विभाग के विशेषज्ञ होते हैं, खेती के जिनको हम एक्सपर्ट कहते हैं वो होते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ होते हैं और बाजार से जुड़े कई लोग होते हैं, उनके आधार पर तय किया जाता है। सरसों की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाई गई, मसूर की 500 रुपए, चने की 105, जौ की 100, गेहूं की 110। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश में मोदी जी की सरकार और कल ही प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के करोड़ों रुपए देश भर में अन्नदाताओं के खाते में ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के मिलते हैं, मुख्यमंत्री 4,000 रुपए अलग से देते हैं, देश का ऐसा पहला राज्य है। और इसी मध्य प्रदेश ने पिछले साल 173 लाख करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश के अन्नदाता को किया, जो उपार्जन, फसल बीमा, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, खाद बीज, सब्सिडी तमाम चीजों के लिए था। और सरकार की कोशिश क्या है, कल प्रधानमंत्री जी जैसा उल्लेख कर रहे थे कि नीम कोटेड यूरिया लेकर आए ताकि यूरिया की कालाबाजारी रुके। अब नैनो यूरिया लेकर आए जिसका उत्पादन भारी मात्रा में हम देश में कर पा रहे हैं। तो सरकार के बहुत सारे प्रयास हैं। और जो किसानों की खेती किसानी की दुर्दशा है वो पिछले 60-65 सालों की सरकारों की कृषि के विरुद्ध नीतियों का, किसानों के विरुद्ध नीतियों का परिणाम है। तो आज मोदी जी की सरकार हो, मतलब शिवराज जी की सरकार हो, अन्नदाता की विकास के लिए, अन्नदाता की संपन्नता के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा विशेषज्ञों की समिति सुझाव देती है, जिसमें बाजार के विशेषज्ञ भी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, हम एमएसपी बढ़ाते हैं। पिछले साल भी एमएसपी बढ़ाई थी, इस साल की एमएसपी बढ़ाई है। तो मैं साधुवाद दूंगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पंकज जी, एमएसपी बढ़ाई है, लेकिन अब कांग्रेस ये हवाला दे रही है ना कि महंगाई भी तो उसी स्तर में लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों की लागत भी तो बढ़ती जा रही है। सर, मैंने आपसे समझी यही आग्रह किया जी कि ये जो मूल्य वृद्धि एमएसपी का जो फैसला होता है उसी अनुपात में होता है। ठीक है। और ये आर्थिक विशेषज्ञ मिलकर तय करते हैं।
चलिए ठीक है, हमारी उम्मीद तो यही है कि किसानों को लाभ हो, चाहे फैसला जो भी हो। बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उज्जैन के। उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का उज्जैन में बड़ा कार्यक्रम होगा। महाकाल के दर्शन के साथ ही महाकाल लोक को भी देखेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी के महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद राहुल गांधी भी महाकाल लोक जाएंगे। वहीं राहुल गांधी के उज्जैन दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने निशाना साधा, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को तुष्टीकरण की यात्रा बताया। तारीख 20 तारीख को बुरहानपुर में एंटर हो रही पहला पड़ाव, और उसके बाद हर 25 किलोमीटर यात्रा रुकेगी। इस तरह 16 दिन का ये पदयात्रा है, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और अगर मालवा सब आ रहे हैं। 382 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें कहाँ कहाँ रुकेंगे ये स्टडी राहुल गांधी जी की टीम ने कर ली है रखी, वो पूरा हमको दे देंगे चार्ट। उसके बाद उन स्थानों पर कहाँ किसकी ड्यूटी है वो लगा दी जाएगी। महाकाल लोक भी देखेंगे कम, राहुल गांधी जो नया महाकाल लोक बना है कैसा क्या है? दर्शन करने जाएंगे। लोग तो कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाया हुआ है, उसकी स्वीकृति कमलनाथ जी दी थी, वो ये देखेंगे कि कमलनाथ जी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक हवा है जो कि लहर में परिवर्तित हो जाएगी और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इस यात्रा का निर्णायक अहम किरदार होगा इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति के लिए। देखिए, राहुल गांधी कौन से इलाके में यात्रा कर रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है। भारत जोड़ो की बात करते हैं और उनकी दादी इंदिरा गांधी जहां से चुनाव लड़ी थी वहां नहीं पहुंचे, तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो तुष्टीकरण की यात्रा है। मध्य प्रदेश कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की गुटबाजी है, जिस प्रकार से आला कमान करते करते ताला तमाम होते जा रहा है पूरे प्रदेशों में, देश भर में, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस की स्थिति किसी भी अंचल में मध्य प्रदेश के मजबूत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी। अनुराग, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उससे पहले जहां जहां ये यात्रा जारी है वहां वहां पर सियासत हमें निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुमित, देखिए सियासत जरूर हो रही है और मौसम भी इसी तरीके का है क्योंकि चुनाव होना है और इस यात्रा के इफेक्ट जो है उन इलाकों तक भी पहुंचेंगे जहां पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले नवंबर में 25 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी और 16 दिन तक जो राहुल गांधी है मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग रूट से निकलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन में भी राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम है। वहां पर भगवान महाकाल के वो दर्शन करेंगे और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि महाकाल लोक को भी राहुल गांधी देखने जाएंगे, जिसका लोकार्पण, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों किया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन किया था उसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया था और वहीं पर राहुल गांधी भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि जो पीएम मोदी के जवाब में राहुल गांधी का कार्यक्रम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर भले भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हो और कह रहे हो कि ये इसका सीधा राजनीतिक जुड़ाव ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जब अगले साल का चुनाव होना है तो ऐसे में इसको चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा, क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी 25 से 26 विधानसभा सीटों को कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है अनुराग। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ तर्क है इसको लेकर वो भी हम जान लेते हैं। नेहा बग्गा जी जुड़ गई हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। नेहा जी, बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नेहा जी राहुल गांधी के महाकाल दौरे पर? देखिए सुमित जी, जिस भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं वो कैसी भारत जोड़ो है? राहुल गांधी की जो स्वयं पूर्व की संसदीय सीट थी उसको छोड़कर भाग गए, उस वहां पर यात्रा नहीं पहुंच रही। गांधी जी के गृह राज्य नहीं पहुंच रही, गुजरात में कहीं पर नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार से हिमाचल नहीं जा रही है और इनकी दादी का जो क्षेत्र था, चाहे इंदिरा जी का चाहे माता जी का, वहां पर इनकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुंच रही है। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया था, पहली बात तो ये यात्रा का नाम ही गलत रखा है।
दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी का अब कहीं पर अस्तित्व नहीं बचा है। आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और किस तरीके से घमासान मची, सब अपने अपने आप को पीछे खींचने में लगे हुए थे। कोई उस अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन भोपाल आए तो वो कहकर चले गए कि बकरा ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पर नाचेगा, पर मुहर्रम पर भी मातम ही होता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जो अच्छा नेहा जी, एक छोटा मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने बहुत सारी जगह गिनाई जहां पर राहुल गांधी की ये यात्रा नहीं पहुंची, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश क्यों आ रहे हैं फिर राहुल गांधी? देखिए, मध्य प्रदेश में भी पूर्व में आपको याद होगा एक खाट यात्रा निकालने वाले थे राहुल गांधी, 2 दिन के लिए आए भी थे। उसकी भी योजना जो थी वो महीनों की थी, पर वो खाट जनता ने इनकी खड़ी कर दी है। तो जिस प्रकार की इनकी तुष्टीकरण की नीति है, चाहे केरला में इन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत करी और वहां पे जिस पादरी से मिले हैं जिसने मातृभूमि का अपमान करने का काम किया है, माँ शक्ति पर सवाल उठाए हैं, या फिर इनकी फोटो अपॉर्चुनिटी जो उस बच्ची के साथ आई है, ये सब स्पष्ट करके दिखा रहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है। ये आला कमान वाली पार्टी। ठीक है नेहा जी, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तुष्टीकरण की यात्रा बता रही है सर। शर्मा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो कि कांग्रेस संविधान को बचाने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर ऐसा न किया होता तो चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। और आप अभी कांग्रेस पर भाजपा प्रवक्ता ने जैसा बोला कि वो अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, तो 2018 का हम याद दिला दें, उसके पहले 2014 में इतनी आंधी चली थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सारे राज्य इनके बम पर आ गए थे। लेकिन जब राहुल गांधी ने भागदौड़ संभाली और कन्वेंसिंग की और जब वो जनता के बीच आए यहाँ, तो देखा कि 2018 में अमित शाह जी आए थे, भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, भोपाल से उन्होंने बैठ के कहा था कि अब की बार 200 पार। नतीजा क्या हुआ? 0 पर पहुंच गए, वो लोग पीछे चले गए। जनादेश कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब रहा सवाल इस यात्रा की हम बात करते हैं, तो जब से 2014 से माननीय मोदी जी और भाजपा सरकार में आई है, तब से देश का ताना बाना टूटता नजर आ रहा है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है। ठीक है। राहुल गांधी की इस यात्रा का फायदा कितना कांग्रेस को होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल समय की कमी है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आपका स्वदेश जी, नेहा बग्गा जी और अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी, क्या हुआ, और 2022 तक सबको घर देने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? जेपी अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से आम जनता त्रस्त है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश को तोहफा दे रहे हैं। 22 तारीख को वर्चुअली जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के 4.5 लाख लोगों को घर मिलेंगे। कितनी बड़ी सौगात दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री राज्य को। लगातार पहले कूनू गए, फिर उज्जैन गए, अब फिर 22 तारीख को तोहफा मध्य प्रदेश के लोगों को। ये परेशान हो रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें मालूम है वहाँ की सरकार ने कोई काम नहीं करा। ना सेंटर की पॉलिसीज इतनी ख़राब हैं कि महंगाई का बुरा हाल है, आप रोज़गार है नहीं, बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। अभी आपने देखा ट्रेनों में एक इंटरव्यू के लिए कितनी मारा मारी हुई है, बच्चों को जगह नहीं मिली, तड़प रहे हैं, व्यापार कहीं है नहीं। तो अब इन्होंने पहले वायदा करा कि 2022 तक मैं एक आदमी को घर दूंगा, कोई बिगड़ छत के नहीं रहेगा, और सिर्फ मकान नहीं दूंगा, उसमें पानी भी होगा, उसमें बिजली भी होगी और उसमें गैस का कनेक्शन भी होगा। बहुत लंबी सौड़े वायदे रहे थे। तो 2022 तो आ गया, कहाँ है? सारा हिंदुस्तान में दे दिए मकान। तो ये जो बात है ना, झूठ कहीं तो पकड़ा जाता है। अब ये सब लिफाफेबाजी है, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।